हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब कुछ एकदम बेहतरीन है तो जल्दी से चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दे दीजिए मुझे। जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आ जाइए फटाफट सारे बच्चे। जय हिंद, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों, तो देखिए ये है हमारी CDS 1 2025 के लिए सबसे पहली क्लास। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कहीं भी जाना है, कुछ भी रीच करना है, कहीं तक भी पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है। तो आज की जो क्लास है ना, आज वो आपको बताएगी कि रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता पे करना है। कभी कभी पता है क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर हमने अपनी जर्नी प्लान कर ली होती तो हम टाइमली पहुंच गए होते, और जब हम जर्नी प्लान कर लेते हैं तो हम टाइमली पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी जर्नी प्लान ही नहीं करते। तो आज मैं सिर्फ CDS के बारे में बात करूंगा, CAPF की क्लास नहीं है ये। जब CAPF की क्लास लूंगा तब मैं CAPF के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑल अबाउट CDS में आप क्या क्या जानेंगे? आज आप जानेंगे CDS का सिलेबस और शेड्यूल। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होते हैं कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, कौन सी बुक्स पढूं, रीडिंग करूं या नहीं करूं, कितनी रीडिंग करूं, क्या रीड करूं, कितनी देर रीड करूं, क्वेश्चंस कहां से लगाऊं, टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किताब कौन सी लेनी है, कितने घंटे पढ़ना है। इन सारे सवालों के जवाब आज के सेशन में आपको मिल जाएंगे अगर आप इस सेशन को बिल्कुल तहे दिल से देखते हैं। मेरा वादा है कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस हो गया, इसका आपका शेड्यूल हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे शॉर्ट में हम CDS के जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है उसका एनालिसिस भी करेंगे, बहुत शॉर्ट में 5 मिनट में मान लीजिए। ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसको कितनी डिटेल में, कितने अच्छे से हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी ना तो समझ लीजिए आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि तैयारी कैसे करनी होती है। साथ ही साथ आप पूरा CDS का एक पूरा सब कुछ जानेंगे CDS के बारे में, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट CDS। तो इसमें चाहे कुछ भी हो आपका आपका चाहे इसमें आप मान लीजिए क्या एग्जाम कितनी बार होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो तैयार हैं आप? शेल वी मूव फर्दर? देखिए बहुत सारे सवाल आपके पास होंगे, पर मेरी आपसे इंतजा है कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछिएगा। कोई फायदा नहीं है इन सवालों के पूछने का मुझसे, क्योंकि मेरे बच्चे ये सारे सवाल आपके इस सेशन के खत्म होने से पहले तक आपको जवाब दे देंगे, सारे जवाब मिल जाएंगे सेशन के। तो मेरी आपसे इंतजार है कि कोई सवाल मत पूछिएगा। एंड में जो आपके सवाल होंगे उनके मैं जवाब दे दूंगा अगर कुछ बचते हैं। मेरा सेशन खत्म होते होते आपके सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है बच्चा? बढ़े आगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। देखिए तो ये तो आप जानते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की हम बात करते हैं, और बात करते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ की। तो ये पेज आपको क्या दिखाता है? सबसे पहले ये पेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जब आप इस क्लास में आए हैं तो इस बात को याद रखिएगा। जब आपका मन साफ नहीं होता ना, और आपके मन में वो इंटेंशंस नहीं होती जो उस गोल को पाने के लिए चाहिए,
तो कभी आप उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो कहने का मतलब है, जब तक आपका मिजाज, आपका अंदाज, आपकी सोच एक ऑफिसर की तरह नहीं होगी, आप ऑफिसर बन भी नहीं पाएंगे। आप देखते हैं बड़े बड़ा अच्छा बच्चा जिसके जबरदस्त नंबर है रिटन में, एसएसबी में उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। कोई अपनी जिंदगी में 4-4 6-6 बार एसएसबी देता है और नहीं आउट पार कर पाता, स्टेज 2 तक भी मुश्किल से पहुंच पाता है, स्टेज 1 में ही बाहर हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप वहां वर्क नहीं कर रहे होते शायद जहां हमें चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा कि जो डिफेंस सर्विसेज हैं वो सिर्फ काम नहीं है आपका, वो काम से बड़ी चीज है। तो उसके लिए आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग, सब कुछ उसके साथ अलाइन होना चाहिए। और इसलिए ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इसको याद रखिएगा, दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका अंदाज एक ऑफिसर वाला होना चाहिए। स्लाइड पर नजर डालिए, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। 2 सेकंड की नजर डाल लीजिए बस। बहुत बढ़िया अयान अली, फोड़ दिया तुमने तो। देखिए भाई, रिटन एग्जाम होता है आपका और एक एसएसबी इंटरव्यू होता है ना। जो सीडीएस के एग्जाम है 2 पार्ट में लिया जाता है। एसएसबी आप जानते हैं क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी, ठीक है, जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इवैल्यूएट करती है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है कि आगे की तैयारी पहले करनी होती है। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है लोगों के पास कंटिजेंसी आती है और उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर उन्होंने कंटिजेंसी के लिए प्रिपेयर करा होता तो शायद कुछ बच जाता। ठीक है, तो हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो द बोर्ड इवैल्यूएट्स द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कि आप ऑफिसर बनने लायक हैं या नहीं है। आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू और टेस्ट के थ्रू। साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखना पड़ेगी कि जो रिटन फॉर्मेट है आईएमए, एनए और एएफए का, वो अलग है किससे? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से, ओटीए से। कैसे अलग है? ओटीए में सिर्फ 2 चीजें आती हैं, एक आती है मैथ्स और एक आती है इंग्लिश, और इनमें एक चीज और आती है एडिशनल, जीएस। तो जीएस वाला पोर्शन आपके पास ओटीए वाले स्टूडेंट्स का नहीं होता है, ये बढ़िया बात है। चलिए, तो कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम होता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, या आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी, या एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इन 4 जगह पे बच्चे जाते हैं। किसके थ्रू? आपका जो सीडीएस का एग्जाम होता है उसके थ्रू। ठीक है, ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। 200 एप्लीकेबल होते हैं फॉर आईएमए, आईएनए, एएफए एंड ओटीए, और मतलब 200 नंबर रहते हैं। ठीक, किसके लिए? फॉर आईएमए, एएनए, एएफए एंड ओटीए के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो 200 रहते हैं ना, ये बेसिकली ओटीए के लिए रहते हैं। जो आईएमए, आईएनए, आईएफए के लिए हैं वो स्कोर ज्यादा रहता है, 300 में से स्कोर रहता है। तो इनका स्कोर 300 में से रहता है, अभी आप आगे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं सारे, सीएपीएफ जैसा एग्जाम ये नहीं होता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, 2 घंटे का ये एग्जाम रहता है आपका ईच। तो ऐसे देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज 100 नंबर की 2 घंटे, इंग्लिश 100 नंबर की 2 घंटे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 नंबर की 2 घंटे, बस टोटल कितने हो गए? 6 आवर्स हो गए। ठीक है, अब जब आप ओटीए के लिए जाते हैं तो ये वाला पोर्शन आपसे नहीं पूछा जाता है, ये वाला पोर्शन आपका कट जाता है ओटीए में। तो ये वाला पोर्शन सिर्फ आपका ओटीए का है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ये वाला पोर्शन है। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो यहां तक पूछ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये सब हम क्यों कर रहे हैं बात। फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अच्छा, ये उल्टा हो गया है। बेसिकली ये वाला जो दे रखा है ना, ये दे रखा है, हाँ, फॉर, ठीक है, और ये वाला जो दे रखा है ये सिर्फ ओटीए के लिए, ये फॉर ओटीए है। ठीक है, 2 नंबर सिर्फ इसमें जनरल नॉलेज आती है और इंग्लिश आती है। अगर आप ये प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जाना चाहते हैं तो ये तरीका है। दूसरी बात, जो मार्किंग स्कीम है वो 1/3 है। अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो 1/3 की ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो सही होने पे 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो 1/3 की मतलब आप मान के चलिए लगभग 33% की या 0.33 मार्क्स
पर 1 मार्क्स पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट मेकिंग मोर देन 1 ऑप्शन, तो अगर आप 1 से 2 भी लगा देंगे तो भी उसको गलत ही माना जाएगा, ऐसा नहीं करिएगा। और अगर आप छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे सीडीएस के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उन्हीं को एसएसबी के लिए कॉल आता है, ये बात आप जानते हैं। तो पहला स्टेज जब आप पार करेंगे रिटन का तभी आप एसएसबी में जाएंगे। एसएसबी में भी 2 स्टेज होती हैं। ठीक है, 2 स्टेज होती हैं, जिसमें क्या होता है, सिर्फ जो पहले स्टेज को पार करते हैं उन्हें स्टेज 2 में बुलाया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको यहां तक क्लियर है? स्टेज 1 में यहां तक पहले बताओ क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, ओटीए में मैथ्स नहीं होता। हाँ, ओटीए में बॉयज क्यों नहीं जा सकते? ओटीए में गर्ल्स भी जा सकती हैं, ये बात बढ़िया है। ये ऐसा थोड़ी है कि ओटीए में बॉयज नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया भाई गोपाल यादव। हाँ, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हमें पता ही है कि भैया 2 स्टेज में एसएसबी होती है, और बाकी एसएसबी के बारे में डिटेल में आपके पास विक्रांत सर हैं जो बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए। सीडीएस का प्रीवियस ईयर का अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है सीडीएस का, वो एक बार नजर डालते हैं। आप देखेंगे कि सीडीएस का पेपर कैसे डिजाइन किया जाता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा दम रखता है। भला से आपको ओटीए जाना है ना, या फिर आईएनए जाना है, आईएमए जाना है, या फिर एएफए जाना है, कहीं भी जाना है आपके पास 100 मार्क्स की अंग्रेजी होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120। समझ रहे हो? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 120। अंग्रेजी कितने मार्क्स की? 100 मार्क्स की। अगर आप यहां पे बढ़िया स्कोर कर जाते हैं, और यकीन जानिए ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आप स्कोर कर सकते हैं इजीली, आप आराम से इंग्लिश में 75 टू 80 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, एवरेज, एवरेज या बिलो एवरेज, जिसकी अंग्रेजी खराब है, जो इस चीज को हर दिन रोता है कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं। सर हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ बताइए। सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हम क्या करें? सर अंग्रेजी नहीं बनती, हम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से। तो ये सारे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप आराम से 75 टू 80 मार्क्स अंग्रेजी में ला सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, आईसीएसई बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीजीएसई बोर्ड से, या कहीं से भी है, या फिर वो ठीक ठाक रीडिंग करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं ये हाईली स्कोरिंग आपके लिए हो सकता है। आप इसमें बहुत आसानी से 100+ क्वेश्चंस स्कोर कर सकते हैं, और 80+ भी आपका स्कोर जा सकता है। पर मैं बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट को लेके चला हूं। अब सवाल आता है कैसे? एनालिसिस से। पहले आप जरा पेपर को समझिए। आपके पेपर में सिर्फ 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन है, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट है रीडिंग। एक तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो रीडिंग बेस्ड आते हैं। ठीक है। एक पार्ट है ग्रामर। एक तरह के क्वेश्चन आते हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं। और एक पार्ट है वोकैबुलरी। एक तरह के क्वेश्चन आते हैं जो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स वगैरह वो आपसे पूछ लेता है, सिनोनिम एंटोनिम ऐसा कुछ पूछ लेता है। कुछ क्वेश्चन रीडिंग बेस्ड होते हैं, जिसमें अगर आपने रीडिंग नहीं करी है अच्छे से तो आप नहीं कर पाएंगे। कुछ में ग्रामर पढ़ना जरूरी है। तो आइए जरा देखते हैं कि कितना पोर्शन रहता है, कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं, और कौन सा पोर्शन ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसपे आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है ना। यही आपको एनालिसिस करना है। तो ये रहा पेपर। आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन शुरू हुआ है आपका, वो किस पे बेस्ड है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। तो ये आ गए तुम्हारे एंटोनिम्स। तो ये किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है वोकैबुलरी का। लेकिन आप देखेंगे इसमें अच्छा खासा आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हैं, तो आपको अच्छा खासा रीड करना पड़ेगा। ग्रामर भी लगाना पड़ेगी कहीं कहीं पे प्रेपोजिशन फंसा रखी है इसने ऑप्शन में, है ना। कुछ कुछ जो है ग्रामर बेस्ड भी है, बट अल्टीमेटली ये
हैं किसके, वोकैब और ग्रामर दोनों के क्वेश्चन है। तो इनको हम रख लेते हैं मान लीजिए वोकैब की कैटेगरी में। हमेशा वोकैब वाले नहीं होते ये, लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलें तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा वोकैब पे बेस्ड है, वॉट वो सॉरी ग्रामर पे बेस्ड है, वॉट विच व्हेन या हु में से कुछ सेलेक्ट करना है। और ऐसे क्वेश्चन आगे भी हैं। तो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए। तो 10 क्वेश्चन अभी वोकैबुलरी के हैं, ग्रामर का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक मान लेते हैं, और रीडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें मिल जाते हैं अगले 10 क्वेश्चंस ग्रामर पे बेस्ड है ना, पूरे सारे के सारे ग्रामर बेस्ड लग रहे हैं ये, पर आप देखेंगे यहां पे भी आपको काफी रीड करना पड़ेगा। हाँ ये भी वोकैब बेस्ड है 1 2, क्योंकि ये क्या है 1 2 3 4 5। तो वोकैब के अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, वोकैब के 10 पहले थे, अब 15 हो गए। अभी ग्रामर के कितने हैं 5, ये ग्रामर बेस्ड है इधर वाले, फिल इन द ब्लैंक से ग्रामर बेस्ड है, सारे के सारे ग्रामर बेस्ड है ये, इज एम आर हैव हैड एक्सपेक्टेड, तो ये ग्रामर बेस्ड है। तो ग्रामर के कितने क्वेश्चन, आइए एकदम आपको समझ में आ जाएगा तैयारी कैसे करनी है, ऐसे चलते रहिए मेरे साथ। टोटल 20 हो गए। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई लो रीडिंग वाले क्वेश्चन आ गए, PQRS 21 से शुरू हुए 30 तक चले। हाँ जी, तो भाई 21 से शुरू हुए 30 तक चले, सबसे ऊपर आ गई अब रीडिंग। रीडिंग के कितने क्वेश्चन आए अभी 10, वोकैब के कितने क्वेश्चन आए अभी 15, और ग्रामर के कितने क्वेश्चन आए अभी 5। अभी ये स्कोर चल रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, 15 एंड 15 30। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस जो हैं, अगर किसी को इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, आंसर्स जानने हैं, तो मैंने बहुत डिटेल सोल्यूशन और इसके आंसर्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। जिस दिन पेपर था 1 तारीख को 1 सितंबर को, तभी मैंने इसका पेपर एनालिसिस किया था और बहुत डिटेल में इसके आंसर्स डाल दिए थे। जिसको भी चाहिए हो पेपर एनालिसिस देख लेना, आत्मा तृप्त हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन का सब जवाब मैंने दे दिया है। इसके बाद शुरू हो जाते हैं S1 S2 क्वेश्चंस, ये 31 से शुरू है। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस गिवन है, बीच वाले अरेंज करने हैं। आप ये देखते रहिए कि आपको रीड कितना पड़ रहा है, कितना ज्यादा रीड करना पड़ रहा है। तो ये फिर से रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्वेश्चन ये भी रीडिंग बेस्ड है। तो अभी रीडिंग का स्कोर कितना हो जाता है 10 से 20। ग्रामर का कितना है अभी 5 ही है, और वोकैब का कितना है अभी 15 है। तो 15 5 20 20 40 40 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, 40 यहाँ पे। अभी रीडिंग का पढ़ना सबसे भारी चल रहा है, देखना है सारे क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है। अगले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, वर्ड्स बिलोंग्स टू द इंडिकेट रिस्पॉन्स। अच्छा, तो ये प्योर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच करनी है। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस इसमें एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मतलब पहचानना है बेसिकली। ये मैं क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराता हूँ, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी ग्रामर के 5 पहले थे, 10 ये हो गए, टोटल ग्रामर के 15, टोटल वोकैब के 15, टोटल रीडिंग के 20, 50 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। लो भाई फिर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गए। मुझे लग रहा है रीडिंग ये आगे निकलती जाएगी, रीडिंग के ऑलरेडी 20 हैं, 15 ग्रामर और वोकैब है। अभी क्या होता है रीडिंग के, लो तो रीडिंग के क्वेश्चन शुरू हुए थे, यहां हो गए थे 50, यहां से शुरू हुए 51 से, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो 5 और 5 10, 60 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन 60। तो अभी रीडिंग के कितने हो गए 20 से 30, वोकैब के 15 और ग्रामर भी 15। तो भाई रीडिंग बहुत आगे निकल गई है, 15 ग्रामर के भी 15। ये देखते जाइएगा, एनालिसिस ये कोई कराएगा नहीं आपको, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली क्लासेस के लिए, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसी की जरूरत नहीं है इसमें, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो 30 और 30 60 क्वेश्चन हो गए टोटल, यहां पे भी 60, यहां पे भी 60, कोई छूटा नहीं है। अब हम पहुंचे आगे हमने जाके देखा ये क्वेश्चन वोकैब बेस्ड लग रहे हैं, इसमें प्रेपोजिशन ग्रामर ये सब भरना है ज्यादातर, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 10 क्वेश्चन हमें ग्रामर में डालना पड़ेंगे। तो रीडिंग के हो गए 30, और अभी तक इनके 15 थे, तो ग्रामर के हो जाएंगे
25 और वोकैबलरी के 15। ठीक है, सही चल रही है कहानी। 70 क्वेश्चंस। लो भाई, अब ये क्वेश्चन आ गए स्पॉटिंग एरर्स। तो हाँ, तो ये कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चंस। तो वो क्या आपके 10 और बढ़ा देते हैं, ग्रामर के 10 और बढ़ा दें, ग्रामर के 35 हो जाएंगे। अब ग्रामर के 35, वोकैबलरी रीडिंग के 30, वोकैब अभी कहाँ है? 15 पे ही है, वोकैब काफी पीछे रह गई है। ठीक है, वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। इन सब का सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन मैंने दिया है एनालिसिस में, एक बार देख लीजिएगा। हाँ भाई, तो ये हो गए आपके 35 और 70, 10, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ गए क्वेश्चन वोकैबलरी बेस्ड, कैंटैकरस। अच्छा ठीक है, वोकैबलरी और यूसेज दोनों है, फिर भी मैं इसे वोकैब में रख देता हूं। तो अगर मैं वोकैब में रखूं, ये वाले सारे वोकैब बेस्ड हैं, ये तो है ही, वोकैब और यूसेज दोनों बेस्ड। मतलब रीडिंग तो इसमें करनी ही पड़ेगी, बिना रीडिंग के काम नहीं हो सकता। पेपर में आप देख रहे हैं कितने सारे वर्ड्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 ये मैं वोकैब में डाल रहा हूं। तो वोकैब के अब 25 हो जाएंगे, ग्रामर के 35, रीडिंग के 30 और वोकैब के 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 90, यहां पे भी 90। आगे आते हैं, और आए हैं वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। तो 1, ये वोकैब और यूसेज दोनों है, आप देखेंगे सिर्फ वोकैब नहीं है, बहुत अच्छा यूसेज पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5, 5 ये रहे। इसके बाद अब इसको आप ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो 5 वोकैब के हैं, 5 ग्रामर के हैं, और ऐड कर देते हैं। तो ये हो गए 30 और ये हो गए 40। ठीक है, 30 40 30, 100 क्वेश्चंस दिखा रहा है, 100 हो गए। क्या स्कोर है? सबसे आगे कौन चल रहा है अभी? अभी ग्रामर सबसे आगे है, बाकी 30 30 है, 100 तक। अब आए हम आगे, और फिर हमें एक बार क्वेश्चंस मिले, ये भी यूसेज और ग्रामर बेस्ड है। यूसेज और क्या कहते हैं आपका, वोकैबलरी बेस्ड है। तो यहां पे क्या बढ़ जाएगा स्कोर? फिर से बढ़ जाएगा, 40 40 30 30 था, तो ये ग्रामर का 40, रीडिंग का 30 और वोकैब के 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस और बढ़ जाते हैं। तो वोकैब के 35 हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन 105। आगे बढ़ते हैं। लो भाई, अब ये फिर से क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, तो किस पे बेस्ड होंगे? रीडिंग पे। इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है, इतना सारा रीड करना है एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो अल्टीमेटली ये रीडिंग बेस्ड है। ठीक है, इसमें बहुत ही छोटी सी कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो बट ये रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रामर का एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है इन्होंने जो रीडिंग करने वाला बच्चा ही कर पाएगा, वन लाइनर नहीं है। यहां पे क्या दे रखा है? 2 sentences, you are required to identify the option that most appropriately combine 2 sentences into one and mark your। तो दो को कंबाइन करके एक बनाना है, तमीज का देखना है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन थे, ग्रामर पे भी थे, पर मैंने इसे रीडिंग में रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे रीडिंग में रखूंगा तो रीडिंग के हो जाएंगे कितने क्वेश्चन? 40 से 45, है ना? तो 45 रीडिंग्स के 35। ठीक है, 35 रीडिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं। 35 एंड 40, 110। तो ग्रामर अभी आगे चल रही है, रीडिंग और वोकैबुलरी 35 35। ठीक है, इसके बाद आप आगे जाते हैं तो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके ग्रामर बेस्ड चाहिए। ठीक है, ग्रामर एंड यूसेज ये मिक्स करके दिया है, और ये तुम्हारे एक्टिव और पैसिव, तो ये तो सीधे सीधे ग्रामर के। तो 5 क्वेश्चन तो मैं ग्रामर को यहाँ पे दे देता हूँ। 5 अगर मैं ग्रामर को दे दूं तो ग्रामर के हो गए 45, मतलब ग्रामर का एक बड़ा पोर्शन आता है। ठीक है, और ये वाले 5 क्वेश्चन मैं आपको, ये वाले इधर वाले क्वेश्चंस, ये ग्रामर और रीडिंग दोनों बेस्ड है, पर मैं इसको रीडिंग को देना पसंद करूंगा। तो रीडिंग को भी मैंने दिए, तो ये आपके हो गए 40।
ठीक है, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 120 क्वेश्चंस हो गए जो आपके सीडीएस में आते हैं। स्कोर क्या है? ग्रामर 45, रीडिंग 40, वोकैबुलरी 35। ये स्कोर आप याद रखिए। क्या था स्कोर? ग्रामर 45, रीडिंग 40 और वोकैबुलरी 35। टोटल 120। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ गया कि जब आपके पास सीडीएस का पेपर आएगा तो ये इतने क्वेश्चन आपके सीधे लगभग ग्रामर से होंगे, और इतने क्वेश्चन अगर छोड़ सकते हो, दम है तो छोड़ दो, ये रीडिंग का पोर्शन होगा जिसके बिना सर्वाइवल नहीं है, और ये वोकैबुलरी है 35, जो उससे तुम सबसे ज्यादा परेशान रहते हो, जिसकी सबसे ज्यादा चिंता करते हो। लगभग उसके भी क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आते कि जो ग्रामर और वोकैबुलरी को सरपास कर दे। तो इससे आपने क्या सीखा? पहले ये बात बताओ क्या सीखा। पेपर को एक बार नजर डालो और जरा सोचो इसमें कितने वर्ड्स होंगे। सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं। अगर ये पेपर अगर मैं तुम्हें सिर्फ रीड करने के लिए दे दूं तो तुम्हें कितनी देर लगेगी? अगर सिर्फ रीड करने के लिए ये पेपर दे दिया जाए तो कितनी देर लगेगी? जरा पेपर देखते जाओ, सिर्फ रीड करना है पूरा समझ के। ठीक है, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें, S1 S2 वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, PQRS भी हैं इसमें, ये बड़े बड़े PQRS हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटे वाले PQRS भी हैं इसमें। इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, इसके अंदर सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं। तो मुझे बता दो कितनी देर लग जाएगी अगर मात्र समझ के रीड करना हो? कितनी देर लगाओगे? ईमानदारी से बताना, सच्चे ऑफिसर की तरह, जल्दी से बताओ। कोई कह रहा है 45 मिनट्स, कोई कह रहा है 1 आवर, कोई कह रहा है 45 मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, आप जरा सोचो इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज है स्टैमिना। सीडीएस का पेपर इतना खतरनाक नहीं होता कि बच्चे से क्वेश्चन नहीं बना, आपका स्टैमिना खत्म हो जाता है। आपको रीड करने की आदत नहीं होती। आपने कभी अपने पूरे जीवन में 1 घंटा बैठ के, ज्यादातर बच्चों ने रीडिंग नहीं करी है, और इसलिए होता क्या है कि जब आपके सामने सीडीएस का पेपर आता है तो शुरू के 20 30 40 50 60 क्वेश्चन तक, है ना, जब आप 50 to 60 क्वेश्चन तक करते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आप बढ़िया कर रहे होते हैं, जो आपने पढ़ा होता है उसी से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। जैसे ही आप 60 से ऊपर पहुंचते हैं ना, आपका स्टैमिना खत्म हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप बहुत ही शानदार बाइक चलाते हैं, ऐसी बाइक चलाते हैं ना कि मोहल्ले वाले भी कहते हैं यार लड़का बाइक तो बहुत जबरदस्त, यूं यूं आगे से खड़ी पीछे से खड़ी सब कर लेते हैं। लेकिन आज तक ना आप दूर नहीं लेके गए कहीं बाइक। ज्यादा से ज्यादा आपने 100 किलोमीटर चलाई है बाइक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कहीं चलाई है तो एक दिन में 100 किलोमीटर चलाई है, इससे ज्यादा नहीं चलाई। आज होता क्या है कि आज आपको भेज दिया जाता है, बहुत शौक है ना तुझे बाइक चलाने का, जा, आज आपको भेज दिया जाता है 250 किलोमीटर। तो पता है क्या होगा? आपके सारे स्किल खत्म हो जाएंगे। 100 किलोमीटर के बाद आपको बाइक अच्छी नहीं लगेगी, 150 किलोमीटर तक आप उसे झेल जाएंगे, 200 के बाद आप फूक जाएंगे और आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। और जब आपके पास टाइम ही ना हो ब्रेक लेने का, 2 घंटे हैं, 2 आवर्स, 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है तुम्हें। अगर मैं तुम्हें पोल में क्वेश्चन कराऊं और ये वाले क्वेश्चन 1 मिनट में दे दूं, उल्टी मार दोगे तुम कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है, 1 मिनट में नहीं कर पाएंगे हम। कुछ क्वेश्चंस वाकई ऐसे हैं और इतने बड़े हैं जिनको करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा एक एवरेज स्टूडेंट को लग सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, या फिर इससे पहले जो पूछे गए थे सबसे खतरनाक ये S1 S6 क्वेश्चंस, ये 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपका ले जाते हैं। और यही वजह रहती है कि जब सीडीएस का एग्जाम आप करके आते हैं तो आप रो रहे होते हैं कि मेरा अंग्रेजी ठीक नहीं हुआ। और मैं पूछता हूं क्या गलत हो गया? सर पता नहीं, आता तो सप्ताह हुआ नहीं। आपका ब्रेन थक जाता है, आप इतने इफिशियंट नहीं रहते। तो आपको इतना इफिशियंट बनने के लिए पहले से वर्क करना पड़ेगा, अपने एग्जाम आने से पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मतलब वही बात कि अगर आपको 250 किलोमीटर बाइक चलानी है तो आपको अब हर दिन 300 किलोमीटर का टारगेट बनाना पड़ेगा, बाइक को 300 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, तब आप 250 किलोमीटर मजे में कर पाएंगे। क्योंकि भाई उसी दिन आपको मैथ्स का भी तो एग्जाम देना है, उसी दिन आपका जीएस का भी तो एग्जाम है।
अगर ओटीए में भी हो तो भी जीएस का भी तो एग्जाम है ना, तो कैसे करोगे? जीएस भी आपका माइंड की एनर्जी लेगा, इंग्लिश भी लेगा और मैथ्स भी लेगा। तो इट इज ऑल अबाउट स्टैमिना। इट इज बेसिकली अ रीडिंग एंड स्टैमिना बेस्ड एग्जाम। तो आपको इसमें स्टैमिना बिल्डअप करना पड़ेगा, किसका? रीडिंग का। ये बात आप मानते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, मानते हैं या नहीं कि आपके लिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए, मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ, कर सकते हैं आप, वहां से रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंस्पायर बाइट, वहां से रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। है ना? ठीक है, तो ये बात आप मानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। जो कह रहा है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं 1.5 घंटे में कर सकता हूँ। हाँ, देखो एक जय पांडे बच्चा है, कह रहा है कि ब्रह्मास्त्र होता है रीडिंग, और ये बिल्कुल सही बात है। जब आपका कुछ काम नहीं करता ना, यकीन जानिए ब्रह्मास्त्र काम करता है। कभी कभी मेरे सामने भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मुझे उसका आंसर नहीं पता होता, मैं सोचता हूँ एग्जैक्टली नहीं पता, पर मैं कहता हूँ यही आंसर होगा इसका, लग तो यही रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि बाकी के 3 इतना फील नहीं दे रहे होते। ये तुम्हारे लेवल पे नहीं होगा। तुम क्या कुछ सही, ये फील तो मुझे भी आती है, अबे ये तुम्हें फील, ये तुम्हारी गलत फील है, क्योंकि तुमने ग्रामर और वोकैब नहीं पढ़ी। जिसने ग्रामर और वोकैब अच्छे से कर रखी है वो इस चीज को बढ़िया से बताएगा। जिसकी रीडिंग स्किल्स बहुत आई है वो एकदम से बताएगा हाँ ये वाला सही होगा, और यूजुअली वो सही होता है। और जब मैं उसका रीजन देखता हूँ तो रीजन भी समझ में आ जाता है ना। एससीडीएस के पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आते ही हैं। ठीक है, तो अब रीडिंग करनी है, तो सवाल ये आता है सर रीडिंग करनी है तो क्या पढ़ लूं? पहला सवाल है व्हाट टू रीड। दूसरा सवाल है हाउ टू रीड। तो पहले बात करते हैं कि भाई क्या पढ़ना है। तो जब भी मैं बात करता हूं ना व्हाट टू रीड, तो आपके सामने एक चीज आ जाती है, आप कहते हैं सर द हिंदू एडिटोरियल पढ़ लूं। है ना? इतना प्यार है द हिंदू से, एडिटोरियल से, और आपको बताया भी बार बार जाता है कि हाँ द हिंदू का जो एडिटोरियल है ये सबसे बढ़िया। ये सब एकदम बेकार की बात है। आपको वो पढ़ना है, सबसे पहले याद रखिए, जो आपको 70% समझ में आए। मेरी नानी थी, बहुत बूढ़ी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, तो उनको कुछ ऐसा सच हजम नहीं होता था, कमजोरी बहुत थी उन्हें, बहुत कमजोर थी उस जमाने में। जब की बात है जब मैं 12th क्लास में था, अब तो उनकी डेथ हो गई, काफी साल हो गए। तो मैं मम्मी से कहता था मम्मी यार ये इतनी कमजोर है, 8th 9th में था, तो कहता इतनी कमजोर है, इनको बादाम बादाम खिला दिया करो ना, इनको बादाम बादाम खिलाओ, इनको अंडे वंडे खिलाओ, ताकत की चीजें दो, जो मुझे खिलाती हो उनको क्यों नहीं खिलाती हो? मम्मी कहती बेटा इनको हजम ही नहीं होंगे। मैं कहता हजम ही नहीं होंगे? ऐसे कैसे हजम नहीं होंगे, हमें तो सब हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ में आता है वो वाली बात कि आपको हमेशा वो पढ़ना चाहिए जो आपको हजम हो। आपने द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा, 1.5 घंटा लग गया उसे पढ़ने में, 1 घंटा बिता दिया, समझ कुछ नहीं आया, बर्बाद हो गया ना टाइम। आप वो पढ़ेंगे जो आपको 70% समझ में आएगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं, इसमें आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं, इसमें आप मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं, इसमें आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, इसमें आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, है ना, बायोग्राफीज भी पढ़ सकते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, और वो कौन सी बुक आती हैं आजकल, सेल्फ करके क्या वो किताबें होती हैं, वो मैं कभी पढ़ी नहीं जीवन में, इसलिए मुझे उसका पता भी नहीं है। वो सेल्फ एनालाइजेशन की कुछ बुक्स आती हैं, या सेल्फ कुछ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर पढ़िएगा वो जो आपको कम से कम 70% समझ में आए। 30% आपको क्या करना पड़े, उससे स्ट्रगल करना पड़े समझने के लिए। तो 30% इसमें आपको वोकैब मिलेगी, ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, और इतना ही काफी है। रोजाना का 30-30% थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, मार्वल कॉमिक्स आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मांगा आप पढ़ सकते हैं, मांगा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ हेल्प बुक्स, हाँ सेल्फ हेल्प बुक, सेल्फ हेल्प बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। मोटिवेशनल बुक्स भी जिन्हें आप कहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया दार ओडी, थैंक यू सो मच। अब बस स्पैम मत करो और इस बार एसएसबी निकाल के पहुंच जाओ।
एसएससी का सिलेबस देखो, कभी एसएससी में मेंस का एग्जाम होता था जहां 200 नंबर की अंग्रेजी आती थी, वहां मैं ये कहता था कि जो एसएससी के लिए तैयारी करेगा उसका सीडीएस निकल जाएगा। हमेशा मैं एसएससी भी पढ़ाया करता था, उन दिनों एसएससी ही बेसिकली पढ़ाया करता था। अब वो सेकंड वाला मेंस का एग्जाम खत्म हो गया है जिसमें अंग्रेजी 200 नंबर की आती थी। अब सीडीएस का पेपर जो एसएससी का प्री वाला पेपर आता है अंग्रेजी का, उससे टफ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जब आप सीडीएस की तैयारी करेंगे तब आपका एसएससी निकलेगा। ठीक है, तो अब एसएससी के एग्जाम इंग्लिश में ज्यादा टफ हो गया है जब से मेंस खत्म हुआ है। स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। अब आती है अगली चीज, हाउ टू रीड, पढ़ू कैसे। तो देखो पढ़ने का एक तरीका है, ये क्या है ना यार, ये लोग मुझसे पूछते हैं बहुत सारे, मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत सारे लोग पूछते हैं, यूजुअली लड़कियां भी होती हैं, वो पूछते हैं एक बात बताओ, ये टमी कैसे कम करेंगे, मेरी बॉडी पे ना थोड़ा फैट आ रहा है, मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ सब तरफ से और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा फैट कम करना चाह रही हूँ, हाउ टू गेट फिट, तुम काफ़ी रहता है तुम्हें फिट फिट का, कैसे करना है, मैं कितनी देर करना होगा, मैं दिन 1.5 घंटा जिम करती हूँ ना, हो नहीं पा रहा है। तो मैं कहा 1.5 घंटा जिम करती है, हो नहीं पा रहा है, 1.5 घंटा अगर मैं जिम कर लूँ तो भाई मैं विद्युत जिम वाल बन जाऊँ। देखिए 1.5 घंटा जिम करती है, हो नहीं पा रहा, मुझे समझ में नहीं आता, मैं उससे पूछता हूँ कि तुम क्या करती हो जिम में, क्या करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, मुझे समझ में आता है कुछ नहीं करती है, टाइम काटती है। मैं उसको बताता हूँ सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज, मैं उससे कहता हूँ देख तू 20 मिनट कर ले, ठीक है, सिर्फ 20 मिनट कर ले और घर पे कर ले तो एकदम फिट हो जाएगी सिर्फ 3 महीने में। वाओ, रियली, सच बताओ। मैं बताता हूँ उसे कि भाई 20 मिनट में ये एक्सरसाइज ये कर ले। अच्छा ठीक है, ये तो मैं करती हूँ, इसमें से आधी कर रही होती है तो मैं करती हूँ। तब मुझे समझ में नहीं आता भाई करती है तो उस पर लग क्यों नहीं रहा, हमारी तो हवा हो जाती है, दर्द होता, दर्द नहीं होता मेरे को, पर मैं करती हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये ऐसा बच्चा तुम्हें नहीं बन रहा है कि पढ़ रहा है रीडिंग, आज इसका मूड था इसने उठा डाली किताब, ठीक है, और पढ़ डाले 20-25-50 पेज नॉवेल के और बस बंद कर दिया और समझ में आ गया आगे नॉवेल में यही रखा होगा, अब आगे नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, कोई नोट्स नहीं बनाए, कहीं कुछ नहीं करा, ठीक है, आज मूड था तो 4 केले खा लिए, प्रोटीन शेक भी पी लिया, आज मूड नहीं है तो जिम भी नहीं गया। ऐसे कुछ नहीं होता जीवन में, आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगी। वो 20 मिनट की एक्सरसाइज की लड़की कभी नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है, किसी दिन नहीं करती है, ना ये करेगी। बस ठीक है, मेरी जान पहचान वाली होती है तो मुझे लगता है यार मेरा काम तो बताना है ना भाई, सुन ले तेरी मर्जी है ना, तुझे सुनने में ही मजा आ रहा है, सुन सुन के सोच लेती ये तो मैं करती हूँ, ये तो मेरे को आता है, वाह एक दिन तो मैं एकदम फिट हो ही जाऊंगी, अपने मन मन में सोच लेती है, सोच लिया अपने आप हो जाएगा। और फिर कभी मिलती है तो मुझसे पूछती है कि एक बार बताओ मैं पहले से कुछ फिट रख रही हूँ, तो पूछता अच्छा क्यों जिम में जा रही हो, नहीं नहीं जिम में तो नहीं जा रही। तो मैं सोचता तो फिर कैसे हो जाएगा, इसको अपने आप लगता है अपने आप हो जाएगा। तो यही पता है, इसी चीज को मैं देख पाया अपने स्टूडेंट्स के अंदर ही। बच्चे आते हैं मेरी क्लास में कहते हैं सर मैंने क्लास ज्वाइन की थी आपकी और मैंने काफी सीख लिया। मैं पूछता हूँ कितना सीख लिया, ये इसको भी नहीं पता होता कितना सीख लिया, बस इसको लग रहा होता है क्योंकि क्लास में आ रहा होता है, इसको लगता है हाँ ये सर ने पढ़ाया ये मुझे आता है। जब ये एग्जाम में आएगा तो नहीं बनेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। अगर कोई एक्सरसाइज है वो आपको आती है तो उसका मतलब नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बन गए हैं, आप उसे हर दिन करते हैं तो वो आपकी है, समझ रहे हैं। अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं पुशअप लगा सकता हूं, लगाता हूं 10-12 तो लगा देता हूं, डजंट मैटर, आप अगर उसे हर दिन लगाते हैं तो वो आपके हैं। द सेम इज विद दिस कि आपको रीड करना है और हर दिन रीड करना है, ज्यादा नहीं मांगूंगा आपसे, सिर्फ 30 मिनट्स। अनडिस्टर्ब रीडिंग। फिर पता है यही लड़की मुझे थोड़ी देर में ऑफिस की कैफेटेरिया में बैठी हुई मिलती है, 2 बड़े बड़े समोसे लेके खा रही होती है। तो भाई कैसे हो जाएगा, तुम तो मुझे लगता है मेरे से मजे ले गई, ठीक है, मेरा टाइम खराब कर दिया, मेरे से मजे ले गई, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है। मैंने क्या कहा, आपकी 24 घंटे की जिंदगी डिसाइड करेगी कि आप ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे। खाली बातें करने से, देश का झंडा लगाने से और हर दिन कहने से ये मेरा पैशन है, मैं जाना चाहता हूं, मैं डिफेंस में एक दिन जाके रहूंगा, सर मैं आपको जाके दिखाऊंगा, भाई ये नेताओं वाली बातें होती हैं। जो जाता है ना चुपचाप जाता है, किसी को नहीं पता होता कि ये तैयारी कर रहा था और एक दिन फोड़ देता है, पूरा गांव जानता है अरे भाई शर्मा जी का लड़का पहुंच गया एकेडमी, ठीक है। तो ये इन सब बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको दम वही है जो तुम्हारे एक्शन में दिखे। अगर तुम्हारे एक्शन में नहीं दिख रहा है तो वो दम नहीं है, हवाबाजी है, और हवाबाजियों से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है।
ठीक है, तो दम तुम्हारे एक्शन में दिखना चाहिए। दिखना चाहिए लड़का 5 बजे उठ रहा है, दिखना चाहिए कि उसका कोई बैकलॉग नहीं है, दिखना चाहिए उसका सुंदर वोकैब रजिस्टर तैयार है, दिखना चाहिए कि उसे हल्के हल्के मैथ्स, जीएस और इंग्लिश आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। हर दिन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कितना आता है। तुम्हारा वीकली टेस्ट तुम्हें बताएगा तुम्हें कितना आता है, तुम्हारा मंथली टेस्ट तुम्हें बताएगा कितना आता है ना। अब तुम कहते हो सर मंथली टेस्ट तो मैं दे नहीं पाया, आता है पर दे नहीं पाया। ये वही लड़की है जो तुमसे जिम के बारे में पूछेगी और फिर समोसा खा लेगी जाके। तो भाई वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, हर एक चीज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इन सब का इंपॉर्टेंस है जो हम आपको कराते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट्स ऑफ अनडिस्टर्ब रीडिंग, 30 मिनट तुम ऐसे रीडिंग करोगे कि उस समय दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। कुछ भी ढालो इसमें से जो तुम्हें मन लगे, तुमने उठाया, पढ़ा, तो डेफिनेटली तुम्हारे सामने ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका मीनिंग तुम नहीं समझ पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, 10 मिनट्स वर्ड्स नोट डाउन। 10 मिनट तक तुम्हें वर्ड्स नोट डाउन करने हैं। डेफिनेटली 70% तुम्हें जो आता था उस पर तुमने पढ़ा है ना। मान लो तुम्हारे पास आ गए 25 वर्ड जिनका मीनिंग तुम्हें नहीं पता था, तो डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे, जहां पे भी देखोगे 10 मिनट तो लग जाएंगे 25 वर्ड देखने में अराउंड, और उनका 1-2 सिनोनिम लिखने में। हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना। यहां से तुम्हारा तैयार हो रहा है वोकैब रजिस्टर। और यकीन जानो बहुत सारे वर्ड, सबसे ज्यादा वर्ड एग्जाम में यहां से फंसेंगे, क्योंकि ये तुम्हें अच्छे से आते होंगे, ये तुमने खुद पढ़े, इनको खुद सर्च किया, ये तुमने देखे। ये वोकैबुलरी रजिस्टर अगर तुम्हारा तगड़ा हो गया ना, तभी वोकैब बढ़िया होगी। वोकैबुलरी रजिस्टर से ही वोकैब का रास्ता गुजर के जाता है। जो वोकैबुलरी रजिस्टर नहीं बनाता है उसकी वोकैब कभी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। 10 मिनट्स तो ये हो गए तुम्हारे कितने, 40 मिनट्स। और आखिर के 5 मिनट्स में आपको करना है रिवाइज एंड मेमोराइज। रिवाइज एंड मेमोराइज का क्या मतलब है, टोटल हो गए 45 मिनट्स। रिवाइज एंड मेमोराइज का क्या मतलब है, रिवाइज एंड मेमोराइज का मतलब है कि मान लीजिए आपने आज पढ़ा था थियोलॉजी के ऊपर था एक। मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि पूरी दुनिया में 4500 रिलीजन्स है, और हर एक रिलीजन अपने आप में ये कहता है कि हम ही सत्य का रास्ता है और हम ही इंसान को सच दिखाते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े टॉप 3 रिलीजन्स हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग या तो कन्वर्ट हुए हैं या उसके मानने वाले हैं ना, उन सभी की जो बिलीफ्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर सब ये दावा करते हैं कि मैं ही सही हूं। कुछ ऐसे भी धर्म है जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें भी ये कहा गया है कि मतलब ये सब मान लीजिए आपने पढ़ा, और फिर एंड में आपने पढ़ा कि अगर हर कोई ये दावा कर रहा है कि हम सच हैं, तो इसका मतलब है कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और अगर कोई एक झूठ बोल रहा है तो ये भी हो सकता है कि सारे झूठ बोल रहे हों। तो क्या ये सारे झूठ बोल रहे हैं या कोई इसमें सच में है जो सच बोल रहा है? यहां पे ये आर्टिकल खत्म हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा, अब आपने इसको मेमोराइज करा, तो इसको मेमोराइज जब आप करेंगे ना, तो नोटबुक बंद करके करेंगे और सोचेंगे इसने बात कैसे शुरू करी थी। ओहो, इसने बात करी थी ऐसे शुरू कि हमारी जिंदगी में कुछ हो ना हो एक चीज हमें जरूर मिलती है, और वो होता है धर्म। वक्त के साथ हम जब बड़े होते हैं तो शायद हम उसमें ज्यादा लीन हो जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा होता है जो धर्म से गुजरता है। इंडिया के जो सबसे बड़े धर्म है 3, उसके बारे में बात की, उसके बाद उसने सारी वर्ल्ड के रिलीजन की बात करी, और फिर एक जगह उसने बताया कि 4500 रिलीजन होते हैं टोटल मिला के। तो ये सब क्या चीज हो गई भैया, ये हो गया आपने रिवाइज करा और मेमोराइज करा, ठीक है। ये सब आप 5 मिनट में, ये सिर्फ आप मुश्किल से 2 मिनट में कर लेंगे। बचे हुए 3 मिनट में आप ये देखिएगा कि रिवाइज करते समय आप क्या भूले, इसीलिए मैंने रिवाइज और मेमोराइज कहा। पहले मेमोराइज करेंगे, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद टेक्स्ट बुक दोबारा खोलेंगे और ये देखेंगे कि आप क्या भूल गए थे। बस इतनी चीज अगर आपने कर ली, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, ठीक है। ये तरीका था रीडिंग करने का। किसी को रीडिंग से कोई डाउट है, रीडिंग से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये हर दिन करना है 45 मिनट्स। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं अंग्रेजी की वजह से रह गया सीडीएस एग्जाम में। 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये करा है, 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सीडीएस का एग्जाम इंग्लिश की वजह से तो खराब नहीं होने वाला, गारंटेड। क्लियर?
हाँ भाई शोभित झा, काफी हद तक मैं सहमत हूं तुम्हारी इस बात से। देखो मैं सजेस्ट करूंगा ना, तुम पता है कैसी बात करो, मेरे सजेस्ट करने से कुछ मेरे बच्चे होगा नहीं। देखो ऐसा पॉइंट है ना कि मैं सजेस्ट कर दूं तुम्हें बुक, मैंने मान लो मुझे अच्छी लगती है, मान लो मैंने तुम्हें बताया कोई किताब बताई, मैं ओशो को काफी पढ़ता हूँ, मैंने तुम्हें किताब बता दी कि तुम पढ़ लो ये वाली किताब, अब तुमने पढ़ी, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किताब का नाम है, चलो तुम सजेस्ट कर रहे हो तो मैं सब चाहता हूँ मैं सब पढ़े इस किताब को। इस किताब का नाम है रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में क्रांति। जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा अबे यार शिक्षा ये होती है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। समझ रहे हो? तो मैं सही बता रहा हूं, अगर जिस दिन तुम ये किताब पढ़ोगे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन एजुकेशन, है ना। और ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये आपका आज दिन का काम नहीं है। आप क्या बता रहे हो, अब तो मैं 12वां भी कर लिया सर, अब तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीटेक वीटेक कर रहा हूँ, अब क्या रेवोल्यूशन इन एजुकेशन, अब क्या करूंगा पढ़ के? भाई ये 24/7 और पूरी जिंदगी का प्रोसेस है। एजुकेशन एक दिन की बात नहीं है, इसका किसी डिग्री से लिखने पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। ये किताब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितने कम परसेंट लोग हैं जो एजुकेटेड हैं दुनिया में। मैं गारंटी देता हूं तुम देख पाओगे कि मुश्किल से शायद 1% लोग पूरे दुनिया में एजुकेटेड हैं, सिर्फ 1% लोग। जब ये किताब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ये तुम्हें सच में समझाएगी कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो इफ यू वांट टू रीड दिस बुक, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन एजुकेशन, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो सजेस्ट कर दिया। अब आगे की बात, अब आगे की बात यह है कि चलो सर 45 मिनट्स रीडिंग कर दी, अब क्या करें, इसी से काम हो जाएगा? नहीं, इससे तो हमारा रीडिंग का सारा काम हो गया, अभी हमारी वोकैबुलरी बची ना। वोकैबुलरी कैसे तैयार होगी भाई मेरे, ग्रामर कैसे तैयार होगी, आओ इसके बारे में बात करते हैं। तो तुम्हारी वोकैबुलरी और ग्रामर तैयार करने के लिए बड़ा सुंदर सुशील है, पिंक कलर से दिखाऊंगा तुम्हें क्या बनाया, एक शेड्यूल बनाया मैंने। तुम्हारे पास होता है मंडे, फिर आता है प्यारा सा ट्यूसडे, उसके बाद आता है वेंसडे, उसके बाद आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, सैटरडे एंड फाइनली संडे। तो 45 मिनट का शेड्यूल मैंने वहां दिया है, 45 मिनट्स का शेड्यूल मैं यहां दूंगा। टोटल 45 मिनट्स आपको इन दोनों को देने हैं, टोटल आपके 45 ये 45 ये 1.5 आवर का शेड्यूल दे रहा हूं मैं आपको। ये अगर आप कर लेते हैं तो अंग्रेजी फोड़ के आएंगे, करके नहीं आएंगे, सिर्फ अंग्रेजी फोड़ के आएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे अंग्रेजी में ही सही होंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे तुम। अंग्रेजी की चिंता छोड़ देना अगर ये 1.5 घंटा दे रहे हो, शुरू में 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, बाद में इसमें अगर तुमने इस शेड्यूल को ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो जो चीज तुम 1.5 घंटे में कर रहे हो, बहुत जल्दी विद इन 1 मंथ तुम इसे 1 आवर में करने लगोगे या उससे भी कम में। लेकिन ये कब होगा, जब तुम, ऐसा होता है ना कभी कभी जब हम जिम जाते हैं तो 5-5 की प्लेट्स डालते हैं, 5-5 की प्लेट उसमें डाल के ऐसे उठा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर जाते हैं तो एक हफ्ते में क्या होता है, वो उठने लगती हैं, फिर वो हल्के लगने लगती हैं, हम और डालते हैं वेट। लेकिन ये कब होता है, जब हम रेगुलर जाते हैं। तो मेरी तुमसे ये इंतजा है कि तुम्हें हर दिन करोगे तो फायदा तुम्हारा होगा। 1.5 घंटे से ये 1 घंटा रह जाएगा, आधा घंटा जो बचेगा वो मैथ्स या जीएस के काम आ जाएगा। तो इसे करना जरूर है। तो करना क्या है, मंडे को उठेंगे और लगा लेंगे सीधे PQRS, जिसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो PQRS आप लगाएंगे वैरायटी में लगाएंगे, कभी लगाएंगे S1 S6 वाले, कभी लगाएंगे नॉर्मल वाले। ठीक है, दोनों लगाएंगे क्योंकि आप क्या दोनों आते हैं। ये लगाने में आपको लग जाएंगे, मान के चलिए, क्योंकि अगर आपने ये लगाए कितने, आप लगाएंगे ये 20, ठीक है, 20 ही आपके एग्जाम में आते हैं, 20 से कम आप क्या लगाएंगे। तो 20 क्वेश्चन लगाने में शुरू में हो सकता है आपको स्टेमिना आपका साथ ना दे और आप कहें सर 20 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है।
ऐसा शुरू में हो सकता है कि आपको 20 क्वेश्चन ज़्यादा लगे, तो थोड़े कम भी कर सकते हैं आप, 15 भी कर सकते हैं, पर 15 से कम नहीं कीजिए। तो आपको 20 क्वेश्चन लगाने में लगेंगे लगभग 25 मिनट्स। 25 मिनट्स मैंने क्यों दिए, क्योंकि आप इसका करेंगे फुल एनालिसिस। वैसे तो एक क्वेश्चन जो छोटे वाले होते हैं वो 2 मिनट में, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको 20 मिनट इसलिए दे रहा हूँ, 25 मिनट इसलिए दे रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितने भी लगाएं उन्हें अच्छे से एनालिसिस कर लें। कहने का मतलब है कि आपके, मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन लगाए और बीच में से आपके 8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो 8 क्यों गलत हुए, आप क्या सोच रहे थे, एग्जामिनर ने आंसर क्या दिया है, ये जरूर देखें। कहां से आएंगे क्वेश्चन, ये आगे की बात है, ये भी बताऊंगा। तो 20 to 25 क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिएगा फुल एनालिसिस के साथ। इसके बाद मंडे हो गया आपका। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अभी 25 मिनट हुए, इसके साथ साथ आपको लगाना है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। ग्रामर बेस्ड में क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे, कभी स्पॉटिंग एरर लगा लीजिए, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगा लीजिए, कभी जो आइडेंटिफिकेशन वाले होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ये वाले क्वेश्चंस लगा लीजिए। ये सारे क्वेश्चन लगाने में आपको, मतलब कितने लगाने हैं क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन लगाने हैं और एनालिसिस के साथ लगाने हैं। तो वैसे तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन ये बहुत आराम से होते हैं, तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट मैं आपको दे रहा हूं 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स में आपको दे रहा हूं, और लास्ट के 5 मिनट में आपको करनी है वोकैब 5 मिनट्स। अब ये वोकैब कैसे करनी है, बस अपना वोकैब रजिस्टर देख लीजिए, या फिर वोकैब के क्वेश्चंस लगा लीजिए। जो मैंने वोकैब कराई है आपको, मैं हर दिन वोकैब कराऊंगा, वो देख लीजिए, उसे अच्छे से देखिए, उसे दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से कि आप वोकैबुलरी रजिस्टर देख रहे हैं और याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हाँ, स्ट्रबन था ना, स्ट्रबन का सिनोनिम रिकॉल्सिट्रेंट भी था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, क्रॉनिक क्या था, क्रॉनिक का मतलब ओल्ड था। ऐसे रिवाइज करते जाएंगे, दिमाग से माथा पच्ची करते जाएंगे, इस तरीके से हर दिन करेंगे, वोकैब आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये हो गए 25, 5, 30, 40 और 45 मिनट्स टोटल। अब आ जाता है ट्यूसडे। ट्यूसडे को आपको क्या करना है, ट्यूसडे को आपको लगाने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाने, 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाने हैं। 2 आते हैं आपके एग्जाम में, तो हमेशा याद रखिए एक लेवल ऊपर की ही तैयारी की जाती है। 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाने हैं। ये भी कैसे लगाने हैं, विद एनालिसिस, और विद एनालिसिस लगाएंगे तो आपको इसमें बहुत आराम से 25 मिनट्स लग जाएंगे, 20 मिनट भी लग सकते हैं। 25 मिनट्स, थोड़ा ज्यादा टाइम ही दे रहा हूँ शुरू शुरू में, है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। अब स्मार्ट बच्चा जो होता है ना, एक बच्चे ने मेरे को बताया, सर आपने जो 45 वाला शेड्यूल बताया था ना सर, मैं आधे घंटे में निपटा देता हूँ। मैंने कहा सही बता, कह रहा सर मेरा होने लगा है अब आधे घंटे में, तो मेरा काफी टाइम बच जाता है। तो ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे 20-25 मिनट में भी इसे कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन एकदम नहीं, वक्त के साथ। तो ये आपके 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए। इसके बाद आप लगाएंगे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। ये कितने क्वेश्चन होंगे, ये भी होंगे आपके 20 क्वेश्चंस। अब इसको आप लगाओगे तो एनालिसिस के साथ ही, तो कभी भी अपने हिसाब से क्वेश्चन तुम इसमें उठा सकते हो। जैसे मान लो किसी दिन तुमने सोचा कि आज मैं इस पे करूंगा फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर बेस्ड, किसी दिन तुमने स्पॉटिंग एरर ले लिया, कुछ भी अपने हिसाब से ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, अगेन 15 मिनट्स हो गए तुम्हारे, और लास्ट में वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में कभी तुमने क्या किया, फ्रेजल वर्ब उठा लिए कि आज फ्रेजल वर्ब्स देख लेता हूं। किसी दिन तुमने एंटोनिम्स उठा लिए, किसी दिन सिनोनिम उठा लिए, किसी दिन इडियम्स ले लिए, किसी दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लिए। अलग अलग पोर्शंस वोकैब के आप उठा सकते हैं, और यहां पे 5 मिनट वोकैब के, और एक बार फिर से 45 मिनट्स। ठीक, अब हम आ जाते हैं वेंसडे में। वेंसडे में आपको क्या करना है, वेंसडे में आपको लगाने हैं
क्लोज टेस्ट, इस बार आपके यहाँ क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया, पर ये रीडिंग के सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक होते हैं, और ये एनडीए में इस साल पूछा गया था। अब क्या नहीं पूछा गया, पर अगर आप पेपर देखेंगे पुराने तो उसमें कई बार पूछा गया है। सीडीएस ने कसम नहीं खाई है कि हम नहीं पूछेंगे। दूसरी चीज, ये इतनी बढ़िया चीज होती है कि इसे पूछे जाना भी जरूरी है। अगर ये नहीं पूछा जाता है तो मुझे भी बुरा लगता है, इस पे बच्चे से बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो क्लोज टेस्ट अक्सर आपके आते हैं, इसलिए आप लगाएंगे 3 क्लोज टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको विद एनालिसिस लगाना है, और आपको 25 मिनट्स लग जाएंगे इसमें। इसके बाद फिर से आपको लगाने हैं क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे आपके ग्रामर बेस्ड। मान लीजिए आप आज आपने एक्टिव वॉइस उठा लिए, या फिर नरेशन उठा लिया, एक्टिव पैसिव उठा लिया, या नरेशन पे लगा लिए, अपने हिसाब से उठा लीजिए, ठीक है। आज आपका मन है प्रपोजिशन करने का, प्रपोजिशन पे क्वेश्चंस उठा लिए आपने, फिल इन द ब्लैंक्स प्रपोजिशन पे आप लगा रहे हैं, कुछ भी अपने हिसाब से उठाइए, विद एनालिसिस करिए। इसमें लगेंगे आपको 15 मिनट्स, और हर दिन की तरह आज आपने फिर वोकैबलरी उठाई, 5 मिनट की वोकैबलरी, और टोटल 45 मिनट्स हर दिन की तरह, यहां पे भी आपके आ गए। तो ये मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का आपका शेड्यूल हो गया। इसमें लगभग आपके हर तरह के क्वेश्चंस खत्म हो गए। कभी कभी आप क्या कर सकते हैं कि क्लोज टेस्ट की जगह पर आपने लगा लिया क्लोज टेस्ट ना लगाकर, मैं नहीं कह रहा हमेशा, क्लोज टेस्ट के साथ कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मिसलेनियस का मतलब है जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीडिंग बेस्ड होते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जहां पे काफी रीडिंग करना पड़े, वो क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं अगर आप रेगुलर क्लोज टेस्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ अब बाकी के दिनों में क्या करना है, आप देखेंगे इन 3 दिनों में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। क्या कोई चीज ऐसी है जो हमने पेपर में डिस्कस करी थी, पेपर में देखी थी, पर यहां पे नहीं है? ऑलमोस्ट सब कुछ है। जरा मुझे बताइए कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो हमारे शेड्यूल में नहीं है बट एग्जाम में आया था, बता सकते हैं आप जल्दी से? अरे जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई सीडीएस और सीएपीएफ में, तनु। ये हर उस बच्चे को करना है जिसको भी तैयारी करनी है सीडीएस की, इसका पेड बैच से कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, इसकी जो ओरिजिनल बुक है ना, रेवोल्यूशन इन एजुकेशन, ये लिखी है आचार्य रजनीश, जिसे आप ओशो कहते हैं। इसकी हिंदी वाली किताब है शिक्षा में क्रांति, उसी का है वो, रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। हाँ जी, हर दिन करेंगे आप PQRS रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर दिन नहीं करने हैं। शेड्यूल देखिए भाई, गौरव सिंह क्या फायदा हुआ मेरा इतनी देर भौंक के, तुम अब भी ये कह रहे हो हर दिन करने। मेरे बच्चे मंडे थोड़ी होता है हर दिन के हर दिन PQRS कर लोगे, फिर मैं कुछ कह दूंगा तो कहोगे सर ने लपेट दिया, रोस्ट कर दिया। ऐसी बातें मत करा करो भाई, है ना। ईडियम्स, वन वर्ड कंजंक्शन, हाँ देखो भाई पोंधु, जब देखो पोंधु, मेरी बात को समझो, जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें वोकैबलरी लगानी है हर दिन, तो हर दिन सिनोनिम तो खाओगे नहीं, किसी दिन ईडियम उठाओगे, किसी दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी उठाओगे। इसी तरीके से जब ग्रामर के क्वेश्चन उठाओगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, किसी दिन स्पॉटिंग एरर, किसी दिन फिल इन द ब्लैंक उठा लोगे, किसी दिन नरेशन, किसी दिन प्रपोजिशन, तो किसी दिन कंजंक्शन भी उठा लोगे। ये एक हफ्ते की तो बात है नहीं, एक दिन की बात नहीं है, हर दिन का शेड्यूल है। तो अपने हिसाब से चेंज करते रहो, थोड़ा वाइज भी समझो अपने आप को, थोड़ा अपने आप को एकदम फुद्दू मत समझो, अपने आप को ऐसा आलू मत समझो कि बस जिधर डाल दोगे वैसा हो जाएगा। ऐसे सड़े हुए थोड़ी हो तुम, थोड़ा अपना दिमाग भी तो लगाओगे ना, बिल्कुल ही फुद्दू थोड़ी पैदा हो गए हो, है ना। इतना बुरा मत समझो भाई अपने आप को। ठीक है, तो वोकैबलरी में बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी, है ना, अलग अलग करके आप चेंज करते रहेंगे। अब अगली बात, अब आपको क्या करना है, थर्सडे को रिपीट, मंडे, फ्राइडे को रिपीट,
ट्यूसडे, सैटरडे को रिपीट वेंसडे। ठीक है, तो जब आप इसे रिपीट करने जाएंगे तो डेफिनेटली जो जो चीजें आपकी मिस हो रही हैं और आपको लगता है, जैसे आपको लगा यार मेरे वर्ड्स ऑफ इन कंफ्यूज मिस हो गए, इस हफ्ते वर्ड ऑफ इन कंफ्यूज लगा लो। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कुछ ग्रामर के अलग तरह के क्वेश्चंस हैं वो मिस हो गए, बोरोड वर्ड्स मिस हो गए, फॉरेन वर्ड्स मिस हो गए, तो वो लगा लो। अपने हिसाब से इसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको इसमें दी है। ठीक है, ये शेड्यूल आपका रीडिंग, आपका ग्रामर, आपका वोकैब एक साथ बढ़िया करेगा और 3 महीने में यकीन जानो तुम अपने आप को हैरान कर दोगे। तुम्हारी अंग्रेजी उस लेवल पे पहुंचेगी ना, 3 महीने में तुम 7-8 तो किताबें पढ़ दोगे। अगर ऐसे करे 30 मिनट्स अगर रोज पढ़ लिया ना, 7 से 8 किताबें पढ़ दोगे, तो तुम्हारा जो ब्रिलियंस है वो भी अलग जगह पे होगा, तुम्हारे जो एसएसबी में कैपेबिलिटी होगी वो भी अलग लेवल पे होगी। इतना अगर कोई रीड कर ले हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स, तुम्हें पता नहीं है क्या शेड्यूल मैंने तुम्हें दिया है। ये शेड्यूल ऐसा है, मुझे बच्चों ने ये भी बताया कि जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं ना उसके बाद भी इसको छोड़ नहीं पाते। मतलब ये तो छूट जाता है, रीडिंग वाला नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है रीडिंग करने की, उनको लगता है आज मेरा कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और संडे को आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस। ये हर संडे को नहीं करना है, ये करना है ऑल्टरनेट संडे। ठीक है, हर एक संडे छोड़ के, एक संडे को घूम लेना, पिक्चर विक्चर देखना, खाना पीना, मौज मस्ती कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे संडे मॉक टेस्ट लगाना डिटेल एनालिसिस के साथ, तुम्हारी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। अब सवाल आता है इतने क्वेश्चन कहां से लाऊंगा सर, तो मैं बताता हूं कहां से लाओगे इतने सारे क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, सबसे पहले तो तुम 10 ईयर ले लो। किसका, सीडीएस का। तो 10 ईयर का मतलब है एक साल में 2 पेपर होते हैं, तो तुम्हें 20 पेपर मिलेंगे, एक पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग 2400 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, यही करा तुमने एनडीए के 10 ईयर के साथ, क्योंकि एनडीए सीडीएस ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जो सीडीएस में पूछा जाता है कुछ दिन बाद एनडीए में भी वही पूछ लिया जाता है। तो 10, 2 पेपर, 20 पेपर, एक पेपर में 50 क्वेश्चन, 5 2 10, 1000 क्वेश्चन तुम्हें यहां से मिल गए। इसके बाद तुम 10 ईयर के पेपर ले लो, किसके, एक एग्जाम होता है एसएससी स्टेनोग्राफर के, भाई इसमें आते हैं तुम्हारे 100 क्वेश्चन एक एग्जाम में, 10 पेपर अगर हाथ लग गए 1000 क्वेश्चन। ठीक है, अब भी अगर तुम्हारी क्वेश्चंस की भूख ना मरे तो 10 ईयर ले लेना, एसएससी सीजीएल मेंस वाला, ये तुम ले लेना। दो 2010 से 2020 तक, 2020 के बाद शायद पैटर्न चेंज हो गया था, तो ये मिलेगा नहीं उसका, है ना। इसमें आते थे तुम्हारे 200 क्वेश्चंस आते थे, तो 200 क्वेश्चंस आते थे, और 10 पेपर भी अगर तुम्हारे हाथ लगे तो 2000 क्वेश्चंस ये हो गए। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, लगभग 7000 के अराउंड आपके पास क्वेश्चंस हो गए हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी की मदद भी ले सकते हैं, एआई की मदद ले सकते हैं, क्वेश्चंस उससे बनवा सकते हैं, एक मॉक टेस्ट उसे देके वैसे भी आप कर सकते हैं, तो वो आपको क्वेश्चंस दे देगा। आप उसे कमांड भी कर सकते हैं कि भाई मुझे जरा क्वेश्चन निकाल दे प्रेपोजिशंस पे, वो प्रेपोजिशंस पे क्वेश्चंस भी निकाल देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आराम से हो जाएंगी अगर आप करना चाहते हैं तो। अब ये मैंने तुम्हें सारा फ्री वाला जुगाड़ बताया, फ्री में आपकी तैयारी हो जाएगी, सारा हो जाएगा। अब कोई कहता नहीं सर बुक बता दो, बुक बताओ, बुक ऐसे नहीं, बुक का मजा, तो भाई बुक मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, जाके देख लो, जिसमें क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा लगे, ठीक लगे, वो तुम ले सकते हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। बाकी डिफेंस वाली किताबें तो तुम्हें मिलेंगी, वहां से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा और तुम कहां से प्रैक्टिस करोगे, हम तुम्हें देंगे डीपीपी हर दिन, जो भी तुम क्वेश्चन, जो भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे उसका डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे, वो तुम लगाओगे। इसके अलावा तुम्हारा होगा वीकली टेस्ट, इसमें भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये भी तुम्हें लगाना है। इसके अलावा तुम्हारा होगा मंथली टेस्ट,
ये भी तुम्हें लगाना है, तो यहां से भी तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब एक आखिरी चीज कोई कहता है कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये ढूंढूं, इनके सोल्यूशन ढूंढूं या सोल्यूशन निकालूं, या कोई ऐसी किताब खरीदूं जिसके अंदर 10 ईयर दिए हों। 10 ईयर की बहुत सारी बुक्स सब जगह अवेलेबल होती हैं। तो मैं भी यूट्यूब पे बहुत जल्दी 10 ईयर लेकर आ रहा हूं, ठीक है, और ये पब्लिश होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। पर उसका वेट मत करो, क्योंकि वो अभी पाइपलाइन में है, उसमें टाइम लग सकता है। तो एक तरीका और भी है, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, आप कह रहे हो सर सस्ता काम हो जाए, तो एक डिफेंस वन पास है, डिफेंस वन पास, ठीक है, ये आप ले सकते हो। इसमें आपको लगभग 60,000 क्वेश्चंस देता है, 60,000 क्वेश्चन, 60,000 क्वेश्चन है। और इसमें बहुत सारे अराउंड 1000 के अराउंड 500 मॉक टेक्स्ट हैं, बहुत कंटेंट है, अनलिमिटेड कंटेंट है। तुम कभी ये नहीं कहोगे सर मैंने इसके सारे क्वेश्चन लगा लिए। अगर तुमने सारे क्वेश्चन इसके लगा लिए तो तुम समझ लेना कि तुम चिट्टी हो। फिर तो एनडीए का एग्जाम क्या, तुम कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। चिट्टी जानते हो? चिट्टी, चिट्टी मुझे उम्मीद है तुम जानते होगे। तो अगर तुम इसके सारे क्वेश्चन लगा लो तो भाई मैं तुम्हें चिट्टी घोषित कर दूंगा, ठीक है। तुम्हारे बस की ही नहीं होगी, किसी के बस की नहीं है ये, ठीक है। चिट्टी ही लगा सकता है इसके सारे क्वेश्चन। ये डिफेंस वन पास है। ये हमने क्या किया, एक पीडब्ल्यू कंटेंट टीम ने और हम लोगों ने सबने मिलके सारे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए इकट्ठे कर दिए एक जगह पे। ये शायद बहुत सस्ता सा है, ये 350 या कोई 400 के आसपास का है बच्चा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पैसों वैसों का, बस मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को क्वेश्चंस करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या कह रहे हो? सॉल्विंग डिफरेंट वन पास क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज अ गुड ऑप्शन। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इसमें ना, इसमें मजेदार बात क्या है कि इसमें आपको टॉपिक स्पेसिफिक भी मिल जाएंगे। इसमें क्या है, टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे किसके क्वेश्चन, नाउन्स के क्वेश्चंस अलग से मिल जाएंगे, प्रोनाउन के अलग से मिल जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग मिल जाएंगे। तो ये 300 350 का, एक बार इसको एक्सप्लोर कर लेना। चाहो तो ये भी ले सकते हो, पर इसमें थोड़ा खर्चा होगा, इसमें थोड़ी मेहनत है, तो खर्चा नहीं है। बस इतनी सी चीज है। यहाँ पे सब चीजें निकाल के तुम्हारे लिए रख दी गई हैं, ठीक है। ये मैं हर बार बच्चों को, क्योंकि मैं बताता था बच्चों को दिक्कत होती थी, तो ये मैंने बनवा दिया। ये अभी बनाया, इसे 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुए इसे बनवाए हुए हमें, ठीक है। इसीलिए बनाया इसे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये था भाई सब कुछ। तो आज की क्लास से आपने क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 चीजें। अगर आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो रीडिंग करना पड़ेगी। और रीडिंग के साथ अगर आप शेड्यूल फॉलो करेंगे तो कामयाबी चूम लेगी आपके। क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो आपकी ये 100% प्रिपरेशन हो रही है। और एक बात मैं बता दूं, इसके साथ अगर तुमने मेरी क्लास नहीं भी ली ना, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरी क्लास ले ली तो तुम बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिट होगे। ये तुमसे कोई टीचर नहीं कहेगा जो बता रहा हूं बस वो पढ़ ले, ठीक है, मत ले मेरी क्लास। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली जितनी मैंने तुम्हें बताई है, और जितना तुमने कर लिया, क्योंकि मुझे पता है इतनी भी तुम नहीं करोगे, ये प्रैक्टिस ना जितनी मैंने तुम्हें बताई है 100% ना करके अगर तुमने 60% भी कर ली, 60 to 70% भी कर ली ना, तब भी तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा सीडीएस में। अंग्रेजी की वजह से तुम नहीं रुकोगे, ठीक है। तो भाई अभी मेरी यही बात है आपसे। सीएपीएफ का शेड्यूल एकदम अलग है। जो सीएपीएफ की क्लास है ना बच्चा, उसको सीएपीएफ जो है ना वो राइटिंग बेस्ड एग्जाम है। और क्योंकि वो राइटिंग बेस्ड एग्जाम है तो उसके लिए जैसे यहाँ आपको रीड करना पड़ रहा है ना, वहां आपको रोज लिखना पड़ेगा। हर दिन आप एस्से राइटिंग लिखेंगे, किसी दिन रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, जितनी भी चीजें आपके यहाँ आती हैं, किसी दिन फॉर एंड अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट डिबेट आती है लिखने के लिए वो लिखेंगे। तो वो एग्जाम अलग है और उसकी तैयारी आपको राइटिंग कर करके प्रैक्टिस करके करना पड़ेगी। वहां एग्जाम में आपको राइटिंग करना पड़ती है। बड़े बड़े एग्जाम, बड़े बड़े उसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। क्लियर है? एस्से राइटिंग का एग्जाम है। रोबोट होता है यहाँ चिट्टी, समझ गए तुम? हाँ वो बुक की नहीं है मेरे भाई, मैं नहीं पता, सच में झूठ नहीं बोल रहा। देखो ये जब भी मैं हाथ में लेके बोलता हूँ ना, साक्षी मान के, कभी झूठ नहीं बोलता। अभी मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम मैंने प्राइस देखे थे 350 के आसपास थे, अभी मुझे नहीं पता वो कितने का है। हाँ, हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसी, आपको ऐसी हर दिन पीपीटी मिल जाया करेगी, उस पीपीटी को आप लिख लीजिए। जो आपको लगता है कि मुझे नोट कर लेना चाहिए वो नोट कर लीजिएगा, लेकिन वो कैब रजिस्टर जरूर बताना है।
अरे यार एफ कैट में तो 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप सीडीएस की इंग्लिश अच्छे से करते हैं, एफ कैट की कुछ क्वेश्चंस अलग तरह के जो आते हैं बस उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे एनोलॉजी और ये सब, तो आपका हो जाता है एफ कैट में। एफ कैट के लिए अलग से अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा नहीं हो पाएगा, रीडिंग पोर्शन को आपको हमेशा पहले अटेम्प्ट करना है। याद रखो जब भी ग्रामर करने जा रहे हो, ये वोकैब करने जा रहे हो, पहले रीडिंग पोर्शन अटेम्प्ट करो। आप फ्रेश होते हो, ज्यादा स्कोर कर पाते हो, ज्यादा क्वेश्चन भी उसके होते हैं। ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन तो सबसे आसान होते हैं, या फिर सबसे पहले वोकैब से स्टार्ट कर सकते हो, भगाभग क्वेश्चन लगा दिए। बट मैं तो कहूंगा जहां से पेपर आए वहां से भी करना शुरू कर सकते हो। एक बार नजर जरूर डाल लो, प्लान करके जरूर करो पेपर को। ब्लैक बुक, व्हाइट बुक, ठीक है, vocabulary.com, ये सब सारी चीजें तो हैं यार, ये तो आप ले ही सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, आपको वोकैब करनी भी नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ 5 मिनट देने उसे हर दिन, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, तभी ये पटेगी। देखो जैसे होता है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है, अब तुम सोचो, तुमने, अब तो हो गया ना हमारा, हाँ मैंने बोल दिया आई लव यू, तुमने भी बोल दिया, अच्छी है बहुत, तुम भी बहुत अच्छी हो, अच्छा रहेगा हमारा सब, ठीक है बाय। ये बात रोज करनी पड़ेगी कम वक्त। अगर तुम इस बात को ना 10 दिन भी नहीं करोगे तो ये बात कोई और कर देगा उससे आके, और तुम्हारा कट जाएगा। जितनी मेहनत आज लगाई थी सब खत्म। ऐसी वोकैबुलरी है, हर दिन 5 मिनट देने हैं, इसको दम लगाना है ना। जैसे तुम उसे हर दिन बोलते हो, हाँ वो नहीं तो कह देगी गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया, आज तुमने मुझे कॉल ही नहीं करी, ओहो तुम्हारा दिल भर रहा है मुझसे। दिल जरूरी नहीं है कि तुम बिजी भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, वोकैबुलरी भी ऐसी है, इधर याद करोगे अगले दिन कम वक्त भूल जाएगी। तो यही तुम्हें करना है जो तुम वहां करते हो ना, वहां जैसे एफर्ट डालते हो, वहां छूना मुना भगवाना, हर दिन इसके साथ करना है। तुम्हें आ गए वर्ड्स फिर भी देखते रहने, पूछते रहने, ठीक है, तब ये तुम्हारी तैयार होगी, नहीं तो ये तैयार नहीं होगी, ठीक है। चलो ठीक है अतुल यादव, बहुत बढ़िया। डिफेंस वन पास क्या है? डिफेंस वन पास एक तरह का आप समझ लीजिए एक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप क्वेश्चंस लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये एक तरह का सब्सक्रिप्शन है। देखो कोई कह रहा है हम तो ऐसे नहीं है, बेटा ऐसे होना सब चाहते हैं, पर सबकी होती ही नहीं है। होती उसी की है जो बेचारा ये कर पाता है, मेहनत कर पाता है, रिचार्ज करा पाता है, अच्छे से बात कर पाता है, उसका होमवर्क कर पाता है, समझ रहे हो? या फिर खुद उसके अंदर इतना दम हो, जो कहते हैं ना कि कायर भोगे दुख सदा और वीर भोगे वसुंधरा। या तो वो वीर हो, इतना जबरदस्त वीर हो कि उसके आगे पीछे अरे जरा ई, अरे जरा आ, अरे जरा ऊ हो, तो वो अपने हिसाब से सोच ले कि भाई इसी से बात कर लिया करूंगा। पर वहां भी ये एफर्ट उसे देना पड़ेंगे, समझ रहे हो? हाँ सर उनमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें, हाँ फिर डिफेंस वन पास में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। वर्ड पावर मेड इजी इनफ नहीं है, वो तो बेसिक किताब है वोकैबलरी की, और वो याद करने के लिए बहुत अच्छी है, काफी अच्छी किताब है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थैंक यू सो मच। अब आपके सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, कोई अभी भी पूछ रहा है न्यूज़पेपर पढ़ लूं, भाई सब बताया, इस क्लास को दोबारा देख लेना, एक बार अच्छे से देख लेना जिसका मिस हुआ है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके भी बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और रेटिंग करके भी बताइएगा। एक और मज़ेदार मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस क्लास में ना हम आपके बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा अगली क्लास से। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा हर दिन उसका आपको एक डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, उसको आप करके ज़रूर आइएगा क्लास के अंदर, और उसको हम फिर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो ये हम हर क्लास में करते हैं, इससे आपको भी पता लगता रहता है कि आपको कितना आ रहा है, और आपको ये भी पता लगता रहता है कि आप कितने फुद्दू होते जा रहे हैं। आपके साथ वाले कर रहे हैं उस डेली प्रैक्टिस पेपर में, उनकी रैंक बन रही है और आपकी रैंक नहीं बन रही। तो एकदम ही कॉम्पैरेटिव माहौल रखते हैं हम, आपको सब बच्चों को आपस में भिड़वाते रहते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आप कितना ऊपर चल रहे हैं। मिलता हूं आपसे अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जिंदगी में जरूर उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।